हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आज फिर उपस्थित हूं आपके सामने क्लास थर्ड ईवीएस का एक दूसरा चैप्टर लेकर, जिसका नाम है व्हाट इज़ कुकिंग। तो इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट जो फ्यूल्स हैं, फायर्स हैं और कुकिंग क्या होती है, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिए और आपको मज़ा आने वाला है। मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आप बड़ा एंजॉय करेंगे इस चैप्टर को। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर व्हाट इज़ कुकिंग। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज़ क्या है कुकिंग। जैसे ही आप कुकिंग का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ आती होगी कि कुकिंग एक्चुअल में है क्या। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कुकिंग एक ऐसा प्रोसेस है, फूड प्रिपेयर करने के प्रोसेस को हम कुकिंग कहते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं फूड को प्रिपेयर करने के लिए। तो आप क्या तरीका यूज़ कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन जिस तरीके से आप फूड को प्रिपेयर करते हैं, जो तरीका फूड को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कुकिंग। सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बता दिया है और यहाँ पर भी मैंने यही चीज़ लिखी है कि द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर ईटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इज कॉल्ड कुकिंग। तो अब डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स भी हैं कुकिंग के। क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आइए जल्दी से जान लेते हैं उन बेनिफिट्स को। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि जो कुकिंग है वो आपके फूड को बड़ा टेस्टी बना देता है, क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मिला दिए जाते हैं, तो वो आपके फूड को टेस्टी बना देता है। दूसरा, जो कुकिंग है वो आपके सोशल कनेक्शन को, सोशलिज्म को इंक्रीज़ कर देता है, यानी सोशलिज्म को बढ़ा देता है। तीसरा, ये आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। चौथा, ये आपकी क्रिएटिविटी यानी आपके अंदर जो रचनात्मकता है, सृजनात्मकता है, उसको इंक्रीज़ करता है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं कुकिंग के। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब कुकिंग तो आपने देख लिया, कुकिंग को आपने समझ लिया कि कुकिंग होता क्या है। लेकिन अब जब आप किसी चीज़ को कुक करते हैं तो उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आप किसी ना किसी चीज़ का यूज़ करके कुकिंग करेंगे। अब वो क्या है ये इस स्लाइड में जानते हैं। देखिए, कुकिंग के लिए आपको हमेशा फायर की ज़रूरत पड़ती है। अब फायर देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। फायर एक ऐसा तरीका है जिसके लिए हमें एक फ्यूल की ज़रूरत होती है। उस फ्यूल के साथ साथ हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और हीट की ज़रूरत होती है। यानी कि आप ये समझिए कि एक फ्यूल, अब फ्यूल क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में अभी बता देता हूँ, आगे की स्लाइड्स में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्यूल जो होता है एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, यानी एक ऐसी चीज़ जो बर्न करने के लिए, जलाने के लिए यूज़ में लाई जाए, दैट इज़ कॉल्ड फ्यूल। तो जो फायर होता है वो फ्यूल को जब प्लस ऑक्सीजन को प्लस हीट को जब हम आपस में कांटेक्ट में लेकर आते हैं या आपस में एक दूसरे के साथ ये चीज़ें कंबाइन होती हैं तो वहाँ पर फायर जनरेट हो जाती है, यानी आग, जिसको हम कहते हैं आग लग जाती है। अब देखिए, सबसे पहले किसी भी फायर को एग्जिस्ट करने के लिए, किसी भी फायर को जनरेट करने के लिए 3 एलिमेंट्स की तो बहुत ज़रूरत है। सबसे पहला आपका फ्यूल है। फ्यूल जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया है वो एक कंबस्टेबल सब्सटेंस यानी एक ज्वलनशील पदार्थ कह सकते हैं। हीट की भी उसमें ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसमें ऑक्सीजन की। अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो आप कभी भी फायर जनरेट नहीं कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखिए। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है वो था फायर के बारे में, और यहाँ पर भी हम एक फायर क्या होती है उसको एक ट्रायंगल के बेस पर समझते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको इस ट्रायंगल में 3 साइड्स दिख रही होंगी। एक साइड पर ऑक्सीजन लिखा है, एक पर हीट और एक पर फ्यूल। तो इसमें क्या होता है, फायर जनरेट करने के लिए आपको पता है कि फ्यूल की ज़रूरत होती है। फ्यूल एक्चुअल में एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, या हम कह सकते हैं कि एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम बर्न करने के लिए यूज़ में लाते हैं। उसके लिए आपको फिर ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है हीट, वहाँ पर हीट की भी प्रेजेंस ज़रूरी है। यानी इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आप फायर को जनरेट कर सकते हैं। तो यही एक फायर ट्रायंगल है। आप समझ गए होंगे, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं फ्यूल्स को। देखिए, फ्यूल मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया है कि कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम बर्न करने के लिए यूज़ में लाते हैं, तो उसको हम फ्यूल कहते हैं। यहाँ पर भी मैंने वही चीज़ लिखी है कि लिखा है ए सब्सटेंस विच इज़ यूज टू बर्न एंड प्रोवाइड्स हीट एंड एनर्जी इज कॉल्ड अ फ्यूल। यानी एक ऐसा पदार्थ जिसको हम बर्न करने के लिए यूज़ में लाते हैं और बदले में उससे हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, हीट मिलती है और एनर्जी मिलती है, उसी को हम फ्यूल कह देते हैं। अब देखिए, फ्यूल्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे वुड फ्यूल का एक एग्जांपल है, लकड़ी आप जलाने के लिए यूज़ करते हैं तो दैट इज़ अ फ्यूल। अब समझिए,
कोल आप जलाने के लिए यूज़ करते हैं तो दैट इज़ अ फ्यूल। पेट्रोल आप जलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अ फ्यूल। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिस पर आप घरों में खाना बनाते हैं वो एक फ्यूल है। केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल जिसको हम हिंदी में कहते हैं, दैट इज़ अ फ्यूल। और काउडंग केक्स यानी जो गाय के गोबर के जो उबले होते हैं वो भी जो है एक फ्यूल के रूप में आप चूल्हे में यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारी फ्यूल्स हैं, यहाँ पर मैंने कुछ सिलेक्टेड फ्यूल्स ही डिस्कस की हैं। तो देखिए आप समझ गए होंगे फ्यूल्स क्या होती है। अब देखिए जैसे आपने वुड है, आपके पास वुड है, वुड को फायर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो फ्यूल की, प्लस ऑक्सीजन की, प्लस हीट की। जब ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी तो वहाँ पर फायर जनरेट हो जाएगी। इसी प्रकार से कोल के साथ जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट देंगे वहाँ पर भी आप फायर जनरेट कर सकते हैं। यही आप प्रोसेस जो है पेट्रोल के साथ फॉलो कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को आप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के साथ फॉलो कर सकते हैं और सभी फ्यूल्स के साथ आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं अगर आपको फायर जनरेट करनी होती है। अब देखिए बेसिकली जो है टाइप्स ऑफ फ्यूल्स कितने प्रकार के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ फ्यूल्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो सॉलिड फ्यूल होता है, दूसरा जो होता है वो लिक्विड फ्यूल और तीसरा जो होता है वो गैसियस फ्यूल्स होता है। अब हम इनको एक एक करके जो है डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सॉलिड फ्यूल्स क्या होता है। देखिए जो ऐसे फ्यूल्स होते हैं, फ्यूल्स मैंने आपको पहले बता दिया है, या हम कह सकते हैं कि ऐसे फ्यूल्स या ऐसे कंबस्टेबल सब्सटेंस, यानी फ्यूल्स मतलब जो चीज़ें बर्न करने के लिए यूज़ की जाती हैं, दैट इज़ फ्यूल। तो ऐसे ही फ्यूल्स जो कि सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं वे सॉलिड फ्यूल्स कहलाते हैं। अब आगे हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको दिख रहा है सॉलिड फ्यूल्स के कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। जैसे कॉल है, वुड आप दिख रही है सामने, काउडंग केक्स जो हैं गाय के गोबर के उबले, लीव्स जो पत्तियाँ होती हैं दैट इज़ अ सॉलिड फ्यूल। और एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज़ जो होता है वो एक सॉलिड फ्यूल होता है। एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज़ का से मेरा मतलब है कि जैसे फसल को काट लिया जाता है तो उसके बाद जो उसमें कूड़ा बच जाता है, कूड़ा कचरा जो एक्स्ट्रा चीज़ें बच जाती हैं, दैट इज़ एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज़ होता है। उसको आप फायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप जो ड्राई लीव्स होती हैं उनको भी फायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। काउडंग केक्स का यूज़ करके, जो कि एक फ्यूल है, उससे भी आप फायर जनरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं सॉलिड फ्यूल्स के। आप इनको लर्न करिए, बहुत ही आसान है। अब आगे चलते हैं लिक्विड फ्यूल्स। अब लिक्विड फ्यूल्स जो होती हैं, जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती हैं वो लिक्विड फ्यूल्स होती हैं। जैसे जो फ्यूल्स सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं वो सॉलिड फ्यूल्स, जो फ्यूल्स लिक्विड स्टेट में पाई जाती हैं दे आर कॉल्ड लिक्विड फ्यूल्स। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं। सबसे पहला एग्जांपल मैंने दिया है पेट्रोल का। पेट्रोल आप सभी ने देखा होगा, जो आप अपनी 4 व्हीलर्स में या 2 व्हीलर्स में जो आप डलाते हैं दैट इज़ पेट्रोल। डीजल भी आप 4 व्हीलर्स में, कई 4 व्हीलर्स जो हैं वो डीजल का यूज़ करके चलाई जाती हैं। केरोसिन ऑयल जो होता है दैट इज़ अ फ्यूल। मिट्टी का तेल जो होता है वो भी एक लिक्विड फ्यूल में आ जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं गैसियस फ्यूल्स के बारे में। अब देखिए जो सॉलिड स्टेट में पाए जा रहे हैं दैट इज़ सॉलिड फ्यूल, जो लिक्विड स्टेट में पाए जाएं दैट इज़ लिक्विड फ्यूल, जो गैसियस स्टेट में पाए जाएं दैट इज़ गैसियस फ्यूल्स। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का एग्जांपल दिया है, हाइड्रोजन का एग्जांपल भी दिया है मैंने, और बायोगैस का एग्जांपल भी दिया है। तो ये कुछ आपके सामने जो हैं गैसियस फ्यूल्स हैं, आप इनको थोड़ा सा देख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी एक्चुअल में जो हम सूरज से एनर्जी लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ सोलर एनर्जी। उसको हम सोलर एनर्जी कह देते हैं। यानी सूरज से मिलने वाली जो एनर्जी है उस ही को सोलर एनर्जी कहा जाता है। अब सोलर एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलती है, आपने देखा होगा सूरज हमें हीट भी देता है, लाइट भी देता है। यानी कि 2 फॉर्म्स में हमें सोलर एनर्जी मिलती है। एक पहली फॉर्म जो है हीट, दूसरी है जो है लाइट की फॉर्म में हमें सोलर एनर्जी मिलती है। देखिए सोलर एनर्जी के बहुत बेनिफिट्स हैं, अभी हम उनको आगे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो सोलर एनर्जी का ये है कि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से मेरा मतलब है नेवर एंडिंग एनर्जी, यानी कि ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। सूरज डेली आप देखते हैं निकलता है, तो डेली आपको हीट देता है, लाइट देता है। कभी आज तक ख़त्म हुआ है? कभी नहीं हुआ और ना आगे होने वाला है। यानी कि ऐसा सोर्स एनर्जी का जो कभी भी ख़त्म ना हो, या अगर ख़त्म हो जाए तो हम उसको दोबारा से जनरेट कर लें, दैट इज़ कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसीलिए हमने सूरज को
या सोलर एनर्जी को जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा है। अब देखिए, जिस तरह से हम एलपीजी का यूज़ करते हैं या गैस के सिलेंडर का यूज़ करते हैं, उसमें आप कह सकते हैं कि एलपीजी गैस ही उसमें फिलअप होती है, भरी होती है। जिस तरह से हम चूल्हे का यूज़ करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हम यूज़ करते हैं, तो इसी तरह से सोलर एनर्जी का यूज़ करके भी हम फूड को कुक कर सकते हैं। अब ये तीसरा इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, वो सोलर एनर्जी जो होती है वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है। मतलब इसमें आपको बहुत ज़्यादा बिलिंग नहीं देना पड़ता। जैसे आप घर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं उसमें आपका जो बिल आता है वो काफ़ी मात्रा में आता है, और इसका यूज़ करके आप अपने जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं, घटा सकते हैं। चौथा जो है, इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, यानी अगर मान लीजिए ख़राब हो जाए तो आप इसको अगर मेंटेनेंस कराते हैं तो उसका भी आपको बड़ा कम कॉस्ट पड़ता है। तो लोग जो हैं आजकल इसको बड़ी मात्रा में प्रीफर कर रहे हैं, सोलर एनर्जी को। अब देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ आइटम्स जो कि किचन में यूज़ किए जाते हैं कुकिंग पर्पज़ के लिए, उनको आपको समझाने की कोशिश की है, वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहला एग्जांपल है लैडल, जिसको हम करछी बोलते हैं, जो किचन में यूज़ की जाती है। और ये यूज़ जो की जाती है वो इसलिए यूज़ की जाती है ताकि हम फूड को स्टायर कर सकें और सर्व कर सकें। यानी आपने देखा होगा कि घरों में कि भोजन को निकालने के लिए, खाने को निकालने के लिए प्रेशर कुकर से करछी का इस्तेमाल किया जाता है, तो वही उसको हम इंग्लिश में लैडल कह देते हैं। इसी तरह से रोलिंग पिन होता है, जिसको हम बेलन कहते हैं। क्या होता है ये बेलन? ये यूज़ किया जाता है चपाती बनाने के लिए, और जो गूथा हुआ आटा होता है उसको हम डफ बोलते हैं, तो उसको रोल करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। इसी तरह से टोंग्स जो होते हैं, इसको हम हिंदी में चिमटा कहते हैं। ये क्या है? कोई भी आपका हॉट पैन होता है, गर्म बर्तन जो होता है, जो आपने स्टोव पर रखा हो या किसी भी एक फ्यूल पर रखा हो, तो उससे रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वोक मीन्स WOK, मतलब मीन्स होती है कढ़ाई। इसको, कढ़ाई को आपने देखा होगा, सभी ने देखा होगा, फ्राई करने के लिए यूज़ किया जाता है। घरों में आप पूड़ियाँ बनाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इनसे बनाई जा सकती हैं। पोट जो होता है वो मटका होता है, वो कुकिंग फूड यानी भोजन को पकाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा ये पोट जो होता है मिट्टी का बना होता है, और इसे आप बेसिकली चूल्हे पर रख करके इसमें सब्जी बना सकते हैं। तो आजकल तो ये होता नहीं है, लेकिन ये बेसिकली पहले होता था, और कई कई घरों में तो अभी भी होता है। बड़ी टेस्टी सब्जी होती है इसकी। उसके बाद होता है सॉस पैन फूड को स्टोर करने के लिए, यानी कि जो बना हुआ खाना है आप उसको स्टोर करने के लिए सॉस पैन का यूज़ कर सकते हैं। प्रेशर कुकर का जो सबसे बेसिक यूज़ है वो ये है कि ये आपके खाने को बहुत जल्दी बना देता है, इसलिए हम घरों में प्रेशर कुकर का यूज़ करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब हम ईटेबल्स के बारे में पढ़ते हैं। ईटेबल्स एक्चुअली आप ये ऐसे समझिए कि कोई भी चीज़ जो खाई जा सके, दैट इज़ कॉल्ड एन ईटेबल, उसको हम ईटेबल कहते हैं। अब हमारे आसपास जो अब देखते हैं बहुत सारी टेबल्स हैं। ईटेबल्स अब हम 3 ग्रुप में उनको बांट सकते हैं। सबसे पहला ग्रुप जो होता है ऐसी ईटेबल्स जो कि कुक करके खाई जा सकें, यानी उनको हम पका करके खा सकते हैं। दूसरी टेबल्स होते हैं जो कच्चे खा सकते हैं, और तीसरी टेबल्स होते हैं जिनको हम कच्चे भी खा सकते हैं और कुक करके भी खा सकते हैं। तो अब हम इन तीनों ईटेबल्स को जो डिफरेंट कैटेगरी के हैं एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला ईटेबल तो है जो कच्चे खाए जा सकते हैं। ईटेबल्स दैट कैन बी ईटन रॉ, यानी जो हम कच्चे खाते हैं। जैसे आपने देखा होगा अनियन जो है हम जो है रॉ खा सकते हैं। आप सलाद में अनियन का यूज़ करते हैं। कुकुम्बर्स जो हैं वो भी आप रॉ खा सकते हैं, कच्चे खा सकते हैं। बीट रूट्स जो होती हैं चुकंदर, वो भी आप सलाद के रूप में कच्ची खा सकते हैं। टोमेटोज़ को भी आप जो है रॉ करके खा सकते हैं सलाद के रूप में। इसी तरह से आपने देखा होगा रेडिश हैं, कैरेट्स हैं, वो सभी जो हैं सलाद के रूप में आप कच्चे खा सकते हैं। एलमंड्स जो हैं वो भी आप कच्चे खा सकते हैं। तो ये सभी ईटेबल्स हम क्या कह सकते हैं इनको? ये ऐसे ईटेबल्स हैं जो कि हम कच्चे खा सकते हैं। दूसरे ईटेबल्स के बारे में अब हम पढ़ते हैं। ऐसे ईटेबल्स जो कि पका करके खाए जाते हैं, जैसे आप स्पिनच कह सकते हैं। सभी ने देखा होगा पालक को स्पिनच कहते हैं। इसको पका करके खाया जाता है हमेशा। पल्सेस को आप कच्चा नहीं खा सकते, उनको कुक करके खाया जाता है। कैलीफ्लावर जो है वो आप हमेशा कुक करके खा सकते हैं। पोटैटोज़ को भी आप कुक करके खा सकते हैं। और ये ब्रोकली जो होती है ये आप वैसे तो दोनों तरीके से खा सकते हैं। आप इसको सलाद के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और इसको कुक करके भी खा सकते हैं।
बेसिकली लोग इसको कुक करके खाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ईटेबल्स में शो किया है जो कुकिंग करके खाए जा सकते हैं। तीसरे ईटेबल्स होते हैं जो आप रॉ कच्चे भी खा सकते हैं और कुकिंग करके भी खा सकते हैं। उसमें सबसे पहला एग्जांपल आप अनियंस का ले सकते हैं। जब आप सलाद के रूप में अनियंस को खाते हैं तो आप इनको रॉ खाते हैं यानी कच्चे। दूसरा, जब आप इनको सब्जी में डाल देते हैं और कुक कर देते हैं तो ये आप कुकिंग फॉर्म में आ जाता है। इसी तरह से टमाटोज़ का भी है। टमाटोज़ को भी आप सलाद के रूप में जब खाते हैं तो आप इनको कच्चे खा सकते हैं, और जब आप इनको सब्जी में डाल देते हैं, उसको कुक करते हैं तो ये कुकिंग फॉर्म में आ जाते हैं। इसी तरह से कैरेट्स हैं, गाजर भी आप सलाद के रूप में अगर खाते हैं तो वो आप कच्ची खा सकते हैं। कई घरों में आपने देखा होगा गाजर की सब्जी भी बनाई जाती है, तो यानी कुक करके भी हम इसको खा सकते हैं। चिल्ली आपने देखा होगा कई लोग खाने के साथ कच्ची खा लेते हैं और कई लोग उसको खाने में डलवा करके खाते हैं। तो ये कुछ ऐसी, ब्रोकली भी एक ऐसा ईटेबल है जो कि आप सलाद के रूप में अगर खाएंगे तो उसको आप रॉ खा सकते हैं, और अगर आप उसको कुकिंग करके खाना चाहते हैं तो आप कुकिंग करके भी खा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। तो बच्चों, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो मुझे जल्दी से उम्मीद है, बहुत बहुत उम्मीद है आप लोगों से कि अगर आपको पसंद आई होगी तो आप इसको जल्दी ही शेयर और लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइबर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारे आगे के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको लगातार मिलते रहें। बहुत बहुत आपका आभार। बाद में कुछ ही टाइम बाद में आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आऊँगा, उसमें हम नई चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत 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 आपका धन्यवाद। आप सभी कुशल रहें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं, और अच्छे से अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।